इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन सबके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कैसे देखते हैं? m से, बिकॉज m I पे डोमिनेट करता है। तो चार बातें हो सकती है, माइनस m है तो सिग्मा को डिक्रीज किया, पाई को भी डिक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया, पाई को डिक्रीज किया, सिग्मा को भी डिक्रीज किया, यहाँ पे पाई को इंक्रीज किया, सिग्मा को इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पे पाई को इंक्रीज किया, सिग्मा को डिक्रीज किया। एम हमेशा आई को डोमिनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे पाई को इंक्रीज किया, पाई को इंक्रीज किया, और सिग्मा को ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे ऐसा था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये किस में होता है? हेलोजन में होता है। अब अगर इफेक्ट्स ऑपरेटिंग रिलेटिव टू टू ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशन ऑन बेंजीन रिंग पे अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे है तो कैसे होगा? जरा देखो, मैं यहाँ पहले ही कह रहा हूँ कि ये कब होता है नॉन कॉन्जुगेट में, ये कब होता है कॉन्जुगेट में। तो अगर मेरे पास ऐसे बेंजीन रिंग में दो ग्रुप लगे हुए हैं तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है इस बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन में है, ये तो पता ही है हमें, पर ये OH भी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। हमें चेक करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तो देखें, वही देखना है, ये डबल, ये सिंगल, ये फिर डबल, ये सिंगल, और फिर एटम पर लोन पेयर, बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड वाले एटम पर लोन पेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यानी आपस में जो ये I और M इफेक्ट ऑपरेट कराते हैं, M वो एक दूसरे पर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो NO2 का माइनस M इफेक्ट है वो OH पे लगेगा, और जो OH का प्लस M इफेक्ट है वो NO2 पे लगेगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो NO2 का माइनस M इफेक्ट है ऑफ NO2 operates on OH, and plus M effect of OH operates on NO2 also। कहने का मतलब कोई NO2 की प्रॉपर्टी है वो OH से बिल्कुल OH की वजह से इन्फ्लुएंस होगी, और जो OH की प्रॉपर्टी है वो NO2 की वजह से इन्फ्लुएंस होगी। जैसे OH की प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल NO2 की प्रेजेंस से इम्पैक्ट में आएगी, और उसके कौन से इफेक्ट से आएगी? माइनस M से भी आएगी और माइनस I से भी आएगी, क्योंकि I तो हर जगह लगता ही है, M कॉन्जुगेट सिस्टम में लगता है। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो ये देखो, यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट है या नहीं है। तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल और फिर एटम पे लोन पेयर बिल्कुल कॉन्जुगेट है। इसका मतलब OH का प्लस M NO2 पे ऑपरेट करेगा, NO2 का माइनस M OH पर ऑपरेट करेगा। लेकिन जब दो ग्रुप मेटा पोजिशन पे हों तो चेक करें, ये डबल, ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, यहाँ जाता है तो फिर सिंगल 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 एक साथ नहीं हो सकते, फिर डबल। यानी ये तो आपस में कॉन्जुगेट में हैं, लेकिन ये और ये कॉन्जुगेट में नहीं है। इसका मतलब NO2 का जो माइनस M इफेक्ट है OH पे ऑपरेट नहीं करेगा, OH का जो प्लस M है वो NO2 पे ऑपरेट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट ऑपरेट करेगा और वो है I। इससे मैं कह सकता हूं कि जो ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं उनका उनका एम इफेक्ट ऑपरेट करता है आपस में, लेकिन जो मेटा पोजीशन पे होते हैं उनका ऑपरेट नहीं करता। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, यानी यही बात सारी करी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। अभी हमने कॉन्जुगेट सिस्टम तो देख लिया,
जैसे ये आपस में कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, ये आपस में कॉन्जुगेट हैं या ये आपस में कॉन्जुगेट हैं। लेकिन अगर मान लो ये, वैसे ये तो छोटा ही ग्रुप है, छोटा ग्रुप ना होता, ये भी कोई बड़ा ग्रुप होता, जैसे कि CH3। अब ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया, इतना बड़ा ग्रुप हो गया कि ऑर्थो पोजीशन पे जो ये ग्रुप लगा है, इसके साथ स्टेरिक रिपल्शन होने लग जाएगा। यानी ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ वाला जो कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन बचाने के लिए ये जो NO2 ग्रुप है, ये क्या कर जाएगा, अपनी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर लेगा। यानी अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर हुए, NO2 जैसे ही परपेंडिकुलर रिंग के, तो होगा क्या कि अब ये आपस में कोई कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल्स जो पहले ऐसे प्लेन में थे, अब वो ऐसे प्लेन में ना होकर कुछ ऐसे हो गए। तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। मैंने क्या कहा, जब दो कोई बड़े ग्रुप, जैसे ये और ये ग्रुप लग रहे हैं बड़े हैं, तो अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, अभी ये इसके प्लेन में था, अब ये प्लेन में ना होकर, क्योंकि ये है, ये इसका चेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका चेंज किया हमने, तो अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये अब सेम प्लेन में नहीं रह जाएंगे। तो देखो ये और इसका प्लेन डिफरेंट हो गया। तो यानी अब ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यानी बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर जब दो बड़े ग्रुप, अब बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं, ऐसे याद रखो कि सारे ग्रुप जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, फिर FOH और OH, NH2, सॉरी, हाँ, NH2 और CN, ये वाले ग्रुप जितने भी हैं, ये सारे के सारे, सॉरी क्या बोला था मैंने, FHDTOH, FCN, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे, इसके अलावा सारे बल्कि ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल ग्रुप्स एक्सेप्ट DT आर कंसिडर्ड बल्कि। क्या कंसिडर करते हैं इनको? बल्कि कंसिडर करते हैं। समझे? क्या कंसिडर करेंगे इनको? बल्कि करेंगे। ठीक है? क्यों? ऐसा क्या है सर, वहां पे रेजोनेंस खत्म होती है? बल्कि इससे बात है, प्लेनर होगा तो रेजोनेंस होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब नॉन प्लेनर है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, घटती है। इसलिए जैसे अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ स्टेरिक इनहिबिशन होगा, तो देखो ये बल्कि ये sp2 है तो ये अपना प्लेन चेंज कर देगा। अब ये COH है और OH है, ये नॉन बल्कि है तो इसमें ये वाला इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखो ये OH है, ये CH3 है, ये नॉन बल्कि है, ये बल्कि है, तो इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे COH और NO2 है, तो ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बड़ा ग्रुप ये वाला है तो ये अपना चेंज कर लेगा। sp2 sp3 में से sp3 वाला करता है,
दो sp2 में से ज्यादा बड़ा वाला करता है। तो ये sp2, ये sp3, तो ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा। NH2 नॉन बल्कि, ये बल्कि, तो ये प्लेन चेंज नहीं करेगा। या CN, ये नॉन बल्कि, ये बल्कि, तो भी चेंज नहीं करेगा। ये क्या हो गया, बल्कि, ये भी बल्कि, तो ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा। ये क्या है, नॉन बल्कि, ये NH2 जैसा हो गया, ये बल्कि, तो प्लेन चेंज नहीं करेगा। क्या बात क्लियर हो गई? अरे समझ आया या नहीं आया? अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसे कहते हैं एरोमेटिसिटी। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस है टू एक्सप्लेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स? मोनोसाइक्लिक। क्या होते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड? ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, मोनोसाइक्लिक का मतलब एक से एक रिंग, सिंगल रिंग। ये पहले इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया, और इसका सारा किसका लिया गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। हमें तो बस उसका क्रक्स पढ़ना है। तीन तरह से हम साइक्लिक मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो है जो सेटिस्फाई करता है जो नीचे की जितनी कंडीशन है उनको। एंटी एरोमेटिक जो नहीं करता, और नॉन एरोमेटिक जो ना तो ये है ना ये है। तो अगर मेरे पास प्लेनर रिंग है, ठीक है, और इसमें सारे एटम कॉन्जुगेशन में है, ये नहीं कि दो एटम हो गए, तीन एटम हो गए, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में है, और जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4n+2 पाई। कितने हैं, 4n+2 पाई। जो एरोमेटिक है वो ये तो होंगे प्लेनर, उनमें एरोमेटिसिटी मतलब रिंग पे कॉन्जुगेशन भी होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं तो याद रखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। जब इतने होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होते हैं, और इसके अंदर होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंटरमीडिएटली होते हैं। जैसे आप लोगों ने H2N2 इन सब के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, ऐसे सब के लिए होती है। समझे? इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये जो एरोमेटिक है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यानी एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस होने पर भी सबसे कम स्टेबिलिटी। समझे? 4n2+पाई रूल को हकल्स रूल भी कहते हैं। सिर्फ ये फॉलो नहीं करना चाहिए, ये सब साथ में फॉलो होना चाहिए। क्या क्या? प्लेनर, कॉन्जुगेशन, और इतने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्लेनर, कॉन्जुगेशन अगर इतने हो जाएं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक पॉलीइंस को। एनिलीन साइक्लिक पॉलीइन होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा बराबर होता है। इसको नाम देते हैं एनिलीन एक्स। एनिलीन लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। जैसे ये ले लो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम इसको लिखेंगे एनिलीन 4। अब सब जानते हो कि ये sp2 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 है, तो ये प्लेनर रिंग ही होगी, और ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉन्जुगेशन दिखता है हमें। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होगा तो रिएक्टिव बन जाएगा, इसीलिए ये आपस में क्या करते हैं, डाइमराइज करते हैं, डाइमर बनाते हैं। और डाइमर बना के देखो, ये कार्बन sp3 हो गया, ये कार्बन sp3 हो गया, अब इसमें एरोमेटिसिटी लगेगी नहीं, यानी ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। बेंजीन, बेंजीन हो गया एक तरह का एग्जांपल, एनिलीन 6। तो 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो गया, इसीलिए बेंजीन को एरोमेटिक कहा जाता है। साइक्लोऑक्टेट्राईन एनिलीन अगर बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाते ही इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, कम स्टेबल हो गया,
तो ये क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसके अंदर रिंग जो है प्लेनर ना होकर टप शेप हो जाती है। जैसे ही रिंग टप शेप हो गई, यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, तो ये पी ऑर्बिटल प्लेन में नहीं रह जाते। इसका मतलब ये और ये रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है यानी कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो पूछेगा एनुलिनेट कैसा है, तो ऐसा है यानी नॉन एरोमेटिक है, ऐसा नहीं है एरोमेटिक नहीं है। एनुलिन 10, ये पर्पल वाली लाइन मत देखना क्योंकि ये तो मैंने बनाया है क्या करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। ये पर्पल लाइन हटा दी। ये तो ये 10 कार्बन है, इसमें देखो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये रिंग प्लेनर नहीं रहती। प्लेनर रहने पर एरोमेटिसिटी जरूर आएगी, लेकिन इसका जो स्ट्रेन है बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लेनर नहीं है, समझे। और अगर इसी का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिया जाए जो ये वाला है एनुलिन 10, तो ये भी नॉन प्लेनर है। और यहाँ नॉन प्लेनर की वजह क्या है, ये जो दो हाइड्रोजन हैं इनके बीच का स्ट्रेन, ये ट्रांस वाले जो हाइड्रोजन दो हैं इनके बीच का स्ट्रेन, इसको कहते हैं ट्रांस एन्युलर स्ट्रेन। यहाँ पे क्या था, प्लेनर रिंग की वजह से स्ट्रेन था, एंगल स्ट्रेन था। कौन सा स्ट्रेन था, एंगल स्ट्रेन था। प्लेनर ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से ये प्लेनर नहीं होता, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है। और ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे लग रहा है कि एरोमेटिक 10 पाए सर एरोमेटिक है, लेकिन नहीं, अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना चाहेगा। क्यों, ताकि ये स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज। अगर मैं बात करता हूँ प्लेनर, अगर मैं इसकी बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लेनर होने में क्या है, एरोमेटिसिटी तो आ जाएगी, वो तो इंक्रीज कर लेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर लेगी। लेकिन प्लेनर होने की वजह से ट्रांस एंगुलर स्ट्रेन जो होगा उसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बढ़िया है कि मैं ये इसको कम कर दूं, एरोमेटिसिटी लूज कर जाऊं, इसलिए नॉन प्लेनर होता है। क्या क्लियर है। ये एनिलीन 12, इसके अंदर भी क्या है, ट्रांस एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगी, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गई। वैसे कैसे होती, 2 4 6 8 10 12, 12 पाई का मतलब ये एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि प्लेनरिटी नहीं है इसकी। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। एनिलीन 14, इसके अंदर हाइड्रोजन 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 ट्रांस बॉन्ड किए, देखो ये ट्रांस बॉन्ड, ये ट्रांस बॉन्ड, ये ट्रांस बॉन्ड, ये ट्रांस बॉन्ड। इसके हाइड्रोजन होते बिल्कुल ऐसे हैं, सेम प्लेन में, सेम रीजन में, लेकिन दूर दूर होते हैं, तो स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये स्ट्रेन को मिनिमाइज कर लेता है हल्की सी प्लेनैरिटी लूज करके।
ये स्लाइटली लूज करता है, पूरे सारे प्लेनर में नहीं है लेकिन स्लाइटली लूज प्लेनरिटी। लेकिन इससे होगा क्या, ये जो पी ऑर्बिटल है एक, और दूसरे का पी ऑर्बिटल है, वो हल्का सा ऐसा हो जाएगा जिससे रेजोनेंस तो हो ही सकती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, इसलिए एरोमेटिक ही होता है। लेकिन ट्रांस हाइड्रोजन बड़े ग्रुप से हम सैचुरेट कोई रिएक्शन करा दें या कुछ लगा दें तो ये, अब ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी इसके अंदर ये प्लेनर था, इसके अंदर प्लेनर नहीं था। क्या ये क्लियर है? एक बार सब रिवाइज कर लो। एक बार सब कब रिवाइज कर लो जरा।
क्लियर है भाई? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर नाइट्रोफिनॉल में माइनस आई कैसे ऑपरेट करेगा? वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ ना, OH। क्या क्या वापस से बोलो। सर नाइट्रोफिनॉल का जो आपने एग्जांपल बताया था, हम्म। उसमें OH तो रिलीजिंग ग्रुप है, तो उसमें माइनस आई कैसे शो हुआ? मतलब ये ये सर। बेटा, क्या इतनी देर से जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ भी आ रहा है? मुझे लग तो रहा नहीं है। OH तो माइनस आई ग्रुप ही तो होता है, और कौन सा ग्रुप होता है? रिलीजिंग कहाँ होता है? माइनस आई तो होता है आई के हिसाब से तो। जब माइनस आई और प्लस एम साथ में देखते हो तो रिलीजिंग है ना। यहाँ पे माइनस आई चल रहा है, प्लस एम तो चल ही नहीं रहा। जो OH है, जो OH है, अगर मैं इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो ये माइनस आई है सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से। और अगर मैं मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो प्लस एम है। तो दोनों साथ में चलते हैं तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहोगे ना OH को। जब ये चल ही नहीं रहा है ही नहीं ये वाला इफेक्ट, तो माइनस आई क्या होगा? विड्रॉइंग होगा या नहीं होगा सर? यही तो पढ़ाया था आज सुबह, शुरू यहीं से किया था। यही तो पढ़ाया है ये, कि किसी ग्रुप के अंदर अगर सिर्फ आई चल रहा है तो माइनस आई का मतलब ये हो गया, प्लस आई का मतलब ये हो गया। जब दोनों चल रहे हैं तो ये सारी चीज यही तो बताई थी कल भी और आज भी, कि ये माइनस एम और माइनस आई साथ में चलेगा तो विड्रॉइंग। दोनों प्लस एम चलेंगे तो रिलीजिंग। दोनों में, एक में प्लस एम है एक में माइनस आई है, तो प्लस एम डोमिनेट करेगा तो रिलीजिंग। और हेलोजन में उल्टा होता है, पाए के अंदर बढ़ाएगा, सिग्मा के अंदर घटाएगा। ये ज्यादा घटाएगा इसलिए विड्रॉइंग। यही तो बोला था। मैं ऐसे थोड़ा कह सकता हूँ कि OH ये जो है ये विड्रॉइंग है या रिलीजिंग है, ऐसे थोड़ा कह सकता हूँ। ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ लगा है। जैसे यहाँ लगा है तो ये नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर ये नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम है तो इसका सिर्फ और सिर्फ आई लग रहा है, कौन सा वाला? तो ये कौन सा हो जाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ होता तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया, डबल सिंगल यहाँ पर एटम पर लोन पेयर, तो यहाँ पर इसका प्लस एम भी चलता और माइनस आई भी चलता। जब दोनों चल रहे हैं तो ये डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऐसे में थोड़ा ना कह सकता हूँ OH लगा हुआ है ये रिलीजिंग है ये विड्रॉइंग है, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ये तो मुझे देखना पड़ेगा OH लगा कहाँ है, कैसे लगा है। यही तो बातें करी है इतने दिन से। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम रटी हुई चीजें हैं तुम्हारे पास, बस तुम उसी को रट रहे बैठे रहते हो। जो पढ़ा रहे हैं उसको लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। पिछली क्लास में तुम्हें मैंने कॉन्जुगेट सिस्टम के बारे में बताया, एम इफेक्ट के बारे में बताया, कब लगता है उसके बारे में बताया, आई इफेक्ट के बारे में बताया कब लगता है। फिर मैंने बताया कि अगर दोनों लगेंगे तो क्या होगा और एक लगेगा तो क्या होगा। तो सही तो लिखा है कि आई माइनस आई ऑपरेट करेगा NO2 पे। ये इसके रिस्पेक्ट में विड्रॉइंग होगा, इसमें गलत कहाँ है?
अब एरोमेटिसिटी देखिए आयंस के लिए, ये आयन बना हुआ, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं ये हाइड्रोजन निकालता हूँ, दो तरीके से निकाल सकता हूँ, प्लस के फॉर्म में निकाल सकता हूँ, माइनस के फॉर्म में निकाल सकता हूँ। अगर प्लस के फॉर्म में निकाला तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और अगर माइनस के फॉर्म में निकाला तो प्लस चार्ज आएगा, यानी दो ये आयन है। ठीक, इस आयन में गिरोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई, 4 पाई होते ही एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ कौन से हैं, 2 पाई हैं, 2 पाई हैं तो कौन से हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। समझे? तो बस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे आप, ये यहाँ तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, इसका मतलब प्लस चार्ज तीनों में घूम गया, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, और ये एरोमेटिक होता है। ऐसा एरोमेटिक कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होते हैं इसमें। इसका मतलब ये हाइड्राइड डोनर है, प्रोटॉन डोनर नहीं है। यानी हमेशा इस मॉलिक्यूल में से क्या निकल सकता है, जब भी ये है तो H माइनस का फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में कभी नहीं निकलेगा। ये आ जाए, ये आयन, दो माइनस चार्ज, तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब ये पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन आ गया। 2 पाई ये रहे, 2 पाई ये रहे, 2 पाई ये रहे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई, यानी सिस्टम क्या बन गया, एरोमेटिक। फिर यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो +2 पाई, ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक। यानी ये दोनों आयन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेरे पास ये आ जाए तो 4 पाई हो जाएंगे, 2 पाई, 2 पाई, ये तो खाली ऑर्बिटल है। 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाए तो 2 पाई ये रहा, 2 पाई ये रहा, 2 पाई ये रहा, यानी कितना, 6 पाई, यानी ये क्या है, एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। अब ये पूछा जाए तो यहाँ देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये मतलब हो ही नहीं सकता एरोमेटिक, तो इसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे। ये एरोमेटिक है, पता ही है। इसका एक एग्जाम्पल होता है फेरोसिन, ये पढ़ोगे अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम, ये फेरोसिन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये रिंग से बाहर आ सकता है वैसे, यानी यहाँ पे ये वाला पी ऑर्बिटल रिंग के बाहर चला गया एक तरह से। अब ये पाई पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जैसे ही ये इन्वॉल्व हुए तो 6 पाई हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं होमो एरोमेटिक। एक एग्जाम्पल याद रख लो कि वैसे है ये नॉन एरोमेटिक, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, इसको पी को बाहर ले जाता है, तो ये वाले सब रेजोनेंस में आ गए, डबल डबल डबल, और कितने हैं, 6 पाई हो गए। इसको कहते हैं होमो एरोमेटिक। क्या कहते हैं इसे, होमो एरोमेटिक। ऐसे ये आ जाए तो 2 4 6, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब खाली ऑर्बिटल, तो पूरा कंजुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक इसे कहते हैं ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ठीक, Tropylium and cyclopropynyl carbocation are extra stable because of aromaticity. अब ये आ जाए तो ये सब कॉन्जुगेशन में, ये खाली ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल, तो खाली डबल सिंगल डबल सिंगल डबल खाली, तो एरोमेटिक हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई, तो क्या हो गया, एरोमेटिक। ऐसे यहाँ 10 पाई हो गए, क्या हो गया, एरोमेटिक। तो आयंस के अंदर एरोमेटिसिटी।
फिर हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, हीट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी हो, जैसे कि ये इसके अंदर देखो, ये कार्बन प्लस चार्ज वाला सोच सकते हो, तो 2 पाई एरोमेटिक। इसमें देखो 2 4 2 6 डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो 6 पाई पायरोल एरोमेटिक। ऑक्सीजन 2 2 और ये 2, 6 पाई एरोमेटिक फ्यूरान कहते हैं। 2 2 4 और 2 6, 6 पाई। इसको अगर हाइड्रोजनेट कर दोगे तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF। 2 4 6 ये वाला लोन पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो कितने पाए हो गए? 6 पाए। 2 4 6 ये खाली ऑर्बिटल है, तो 6 पाए एरोमेटिक। इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये 2 4 और ये लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर 6 पाए एरोमेटिक। क्या ये समझ में आ गए? आयन के अंदर किस तरह से एरोमेटिसिटी देखी मैंने, वही बार बार लगाते जा रहा हूँ। समझे? एरोमेटिसिटी है बाईसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक रिंग में, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक रिंग। वैसे तो ये कंसेप्ट किस में दिया गया था? ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए दिया गया था, लेकिन बाकी कुछ पॉलीसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक भी स्टेबल होते थे, तो उनके लिए हमने ये किया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ दो तरह से बात कर सकते हो, हर रिंग की एरोमेटिसिटी देख सकते हो और पूरे मॉलिक्यूल की देख सकते हो, ये मानकर कि वो मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। बहुत ध्यान से, जैसे ये मॉलिक्यूल है नेप्थलीन, मैंने इस मॉलिक्यूल को पहले देखा 6 पाए, फिर इस रिंग को देखा, सॉरी 6 पाए, इस रिंग को देखा 6 पाए। दोनों रिंग यानी साइमल्टेनियसली एरोमेटिक हैं। या मैंने क्या किया, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया, मैंने इस बॉन्ड को भूल गया मैं, और फिर मैंने सिर्फ और फिर पेरिफेरी के बॉन्ड देखे, यानी सिर्फ इसको ऐसे सोचा कि ये रिंग है, बस मोनोसाइक्लिक रिंग है। और जो पेरिफेरी के डबल बॉन्ड है इनको चेक किया, तो ये 10 पाई निकला, यानी एरोमेटिक कह दिया मैंने। यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ध्यान दें इसके अंदर दोनों रिंग साइमल्टेनियसली एरोमेटिक है, इसलिए ज्यादा स्टेबल माना जाता है। फिर इसके अंदर हमें सिर्फ पेरिफेरी देखनी है, इसको भूल जाएं। तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और 14, 14 पाई एरोमेटिक। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक रिंग होती है, तो उसको आप बीच के बॉन्ड्स हटा दो, भूल जाओ, सिर्फ पेरिफेरी के बॉन्ड देखो, ऐसा सोच के कि ये एक मोनोसाइक्लिक रिंग है। हमने जब ये भूल गए, तो ये क्या बन गई? एक मोनोसाइक्लिक रिंग बन गई, ये वाली। मतलब इस तरह की रिंग बन गई। तो 2 4 6 8 10 12 और 14 पाए। ऐसे इसको देखो, भूल जाओ इसको, 2 4 6 8 10 12 14 पाए। अब ये वाला डबल बॉन्ड की रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ये वाला डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड होता है। ये सारे डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, कौन कौन से डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं? तो ये वाला डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये अगर ये डीलोकलाइज हो गया, तो ये एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा। अब जैसे ये वाला आया, भूल जाओ इसको, सिर्फ आपने क्या देखी? पेरिफेरी वाली रिंग, 2 4 6 8 10 पाए एरोमेटिक। ऐसे ये भूल जाओ इसे, ऐसे ये इसको भूल जाओ। ये मॉलिक्यूल होता है एजिलीन, बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है ये। आप अगर ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 पाए रिंग तो एरोमेटिक है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ज्यादा इसका डबल बॉन्ड यहाँ, इसका डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, तो ये रिंग भी 6 पाई की हो जाएगी और ये रिंग भी 6 पाई की हो जाएगी एरोमेटिक। तो ये वाली रिंग ज्यादा स्टेबल हो गई। और इसके अंदर अगर ध्यान से देखो, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी इसके अंदर परमानेंट डाइपोल है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में, एजिलीन में, परमानेंट डाइपोल होता है। क्या ये समझ आ गया?
सबसे पहले हमने पढ़ी आयंस की एरोमेटिसिटी, फिर पढ़ी हमने क्या बोलते हैं आयंस की, फिर पढ़ी हेटेरोस न्यूक्लियर की, फिर पढ़ी हमने बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक की। अब एरोमेटिसिटी कहाँ कहाँ यूज में हम जनरली देखते हैं, हर जगह देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयंस की स्टेबिलिटी ले लो, ये 3 कार्बोकैटायन है, आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये एरोमेटिक है। सर ये भी तो एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है, लेकिन जब ये रेजोनेंस शो करता है तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं होते, इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है सारे, और सारे इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, और सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक हैं। सर ये इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है, प्लस चार्ज यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 7 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 3, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कार्बन आनायन की बात करूं तो इसके अंदर भी देखो सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, इसके अंदर सारे नहीं हैं। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो एरोमेटिक नहीं रह जाएगा ये, तो ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। फिर रिएक्टिविटी, अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, पूछा जाए कि SN1 से रिएक्ट करना है, SN1 के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है, तो सबका कार्बोकैटायन बना के देखो, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है, नहीं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी 1, फिर इसकी रिएक्टिविटी 2, फिर इसकी रिएक्टिविटी 3, लास्ट में इसकी रिएक्टिविटी। और जो बच्चे ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, कहेंगे सर देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है प्लस चार्ज में, तो ये तो काफी स्टेबल होगा, और इसकी रिएक्टिविटी वो ज्यादा कर देंगे, जो कि गलत है। अब इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक का मतलब प्रोटॉन कौन दे सकता है? तो H+ निकाल के देख लो, H+ निकाला, क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बन एनायन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन एनायन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 6, इसमें कितने हैं? 8, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसका मतलब इसका प्रोटॉन निकालने से ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो ये ज्यादा एरोमेटिक, यानी ये ज्यादा एसिडिक। अब इसमें रिएक्शन पूछा जाए, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कैसे होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ Br लगा सकता हूँ, यहाँ H लगा सकता हूँ, या यहाँ H लगा सकता हूँ, यहाँ Br लगा सकता हूँ। तो कैसे? यहाँ H, अगर मैंने इस बॉन्ड को इधर किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव और नेगेटिव कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन गए? 4 पाई। यहाँ प्लस है 4 पाई, 4 पाई का मतलब ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक हो जाती, और ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक हो जाती, जो कि गंदी बात। अगर इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते? यहाँ पे 6, तो एरोमेटिक हो जाती है, प्लस चार्ज हो जाता तो ये भी एरोमेटिक हो जाता, दोनों एरोमेटिक, तो ज्यादा अच्छा। तो Br यहाँ लगा दोगे, H यहाँ लगा दोगे। क्या ये बात क्लियर है? अब इन दोनों का डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर बॉन्ड इधर गया तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, आया ना, ये एरोमेटिक बन गया नहीं बन गया? यानी ये पूरी रिंग हमेशा ही कैसे रहती है, हमेशा डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये रिंग हमेशा ऐसे रहेगी। अब इसमें पूछा जाए किसका लुईस बेस, कौन लुईस बेस स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ करता है। अगर ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये डीलोकलाइज्ड है, जबकि ये लोकलाइज्ड है, तो किसी को भी अटैक करना है तो लोकलाइज वाले पर आराम से कर लेगा, नहीं कर लेगा? तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इनमें ही पूछ रहा है कौन पार्टिसिपेट, कौन बेसिक है ज्यादा है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका नहीं करता, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस। अरे क्लियर हुआ या नहीं? या सब सो गए लोरी सुनते सुनते? क्या ये क्लियर है?
यस सर। कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की डोमिनेंस देखते हैं? सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन, फिर एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, एच आई, इस तरह से देखते हैं। और रेजोनेंस में भी इक्विवेलेंट हो, नॉन इक्विवेलेंट हो, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखा जाता है। अब जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पूछा जाए, वो देखने के लिए पहले हम इनकी बात करें, आपस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने ये तो पढ़ ही लिया है, पानी है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। आप वैसे भी देख सकते हो, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा OH-, इसका बनेगा RO-। आर रिलीजिंग हो गया तो O पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है मिथेनॉल का। ठीक। अब पानी फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनो ऑक्साइड बनेगा, इसका क्या बना था OH-, और जो फिनो ऑक्साइड होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। हाँ है ना, इससे स्टेबलाइज है रेजोनेंस से। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो फिनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन फिनॉल एसिड से कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा O-, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ साथ कहाँ आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम, इसलिए ज्यादा एसिडिक है। और पी के वैल्यू भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। ठीक है। अब मैं फिनॉल की बात करूं, जरा ध्यान देना, जो मैंने अभी पढ़ाया था कि ग्रुप अगर इसमें है, कॉन्जुगेशन में है तो M लगेगा, I लगेगा, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो सिर्फ I लगेगा। बेंजीन रिंग की अगर ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप लगे हैं तो उनके M आपस में भी लगेंगे। पैरा पे है तो भी आपस में लगेंगे, लेकिन मेटा पे है तो M नहीं लगता। तो अब अगर मैं फिनॉल की बात करूं, तो फिनॉल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया मैंने, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी फिनॉल की। तो इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी प्लस एन माइनस आई वाली बात नहीं करी, मैंने सिंपल एक बात करी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बनेगा इसी वजह से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। और OH एक नॉन बल्की ग्रुप है, नॉन बल्की ग्रुप है तो इसमें SIR इफेक्ट नहीं लगता। समझे? तो ऑर्थो पैरा पे M और I दोनों लगता है, मेटा पे सिर्फ I लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आ जाए, तो यहाँ पे -M भी लग रहा है और -I लगेगा सिर्फ यहाँ पर। -M, -I दोनों होते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। सिर्फ -I होता है तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है। लेकिन यहाँ पे -M भी साथ में लग रहा है तो ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा? ज्यादा बढ़ाएगा, ये थोड़ा कम बढ़ाएगा। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी। क्या ये समझ आया या नहीं आया? इसके अंदर हमने M और I दोनों लगाए, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ I लगाया। लेकिन अगर मैं ऑर्थो और पैरा की बात करूं, तो ऑर्थो पैरा पे कंसेप्ट अगर लगाऊं तो इसका इफेक्ट क्या होता है? वही -M, -I। इसका इफेक्ट क्या होगा? -M, -I। -M तो दोनों में कॉमन है, ग्रुप पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे नहीं। लेकिन -I यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, है ना? तो कायदे से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक और फैक्टर आ जाता है, वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन निकल नहीं पाएगा, तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर ये नहीं होता तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा थी, क्योंकि इसका M और N तो दोनों का कॉमन है, ये माइनस आई जाता है। समझे? तो इन सबको एक साथ लिया जाए अगर, तो पैरा यहाँ आएगा, और तो फिर पैरा, फिर मेटा, फिर ये। अरे आया? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इफेक्ट लगेगा, क्या स्ट्रेंथ होगी। तो NO2 पैरा पोजीशन पे है, पहले तो हमें समझना है, तो कॉन्जुगेट है, M भी लगेगा, I भी लगेगा। यहाँ पे सिर्फ I लगे, यहाँ पे भी M लगेगा, I लगेगा, यहाँ पे भी M लगेगा और I लगेगा। M कौन सा है? तो NO2 का M होता है -M। I कौन सा है? तो फंक्शनल ग्रुप है -I। ये M कौन सा है? लोन पे दिख रहे हैं तो +M। I कौन सा है? -I। यहाँ पे M कौन सा है? +M+I। तो ये तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बन गया। यहाँ पे फिर M डोमिनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बन गया। यहाँ पे M और I एक ही डायरेक्शन के, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? बढ़ाएगा। यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? घटाएगा। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? घटाएगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ज्यादा घटाएगा क्योंकि +I है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? 1। फिर क्या, सॉरी ये 1, फिर क्या आ जाएगी? ये 2, ये क्या आ जाएगी? 3, ये क्या आ जाएगी? 4। सॉरी, यहाँ पे +I डोमिनेट करता है, +I डोमिनेट करेगा अगर, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसका I से लेना देना नहीं है। यहाँ +M के कंपैरिजन कर लो, +M ज्यादा है, यहाँ +M कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर भी कम होगी। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसके अंदर +M of OCH3 is greater than CH3। आया? अब ये वाला देखो, इसके अंदर NO2 की कौन सी पोजीशन पे है? मेटा पे। अगर मेटा पे है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? सिर्फ I। यहाँ पे भी I, यहाँ पर भी I। ये फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा होगा? -I। ये भी -I, ये +I। अगर ये -I है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? घटाएगा। अब इन दोनों में -I NO2 का ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्या आया या नहीं आया? यस। सबके थम्स अप भी नहीं होते यार, 2 4 5, बाकी सब सो रहे हैं। अब ऐसे ही बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी, प्लस चार्ज की केबिलिटी खताने, और रिलीज किया, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी वही सारी चीजें देखनी है। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? अगली क्लास में पूछूंगा मैं ये।
तो ये कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, ओके सर, कल की सुबह क्लास होगी? होनी चाहिए। ओके ठीक है, चलो ओके। ठीक है बच्चों।